अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने रिज़र्व की वर्ड्स तक फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग को डिटेल के साथ देखेंगे और आपने कितना पोर्शन इसमें से करना है ये देखेंगे। उसके बाद है कमेंट वाला पोर्शन, कमेंट वाला टॉपिक। अगर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हुई तो हम कमेंट वाला पोर्शन भी देखेंगे, वरना हम इस लेक्चर में सिर्फ जो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर कैसे होता है। आप कुछ भी करने लगते हैं ना तो हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जांपल आपने एक एप्लीकेशन राइट की तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। उसके हर एक जो लाइन और हर एक जो पीस का एक मकसद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं गौर से, ये एक एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर है। आप ये जो है इसके हेडर में लाजमी लिखते हैं, हेडर यानी अपर पोर्शन, ठीक है। ये इसका हेडर है, ये इसकी मेन बॉडी है और ये इसका लोअर पोर्शन है। क्लियर। हेडर में आप लोगों ने यही चीज़ें लाजमी लिखनी है, प्रिंसिपल, स्कूल का नेम और सिटी का नेम। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो इसकी बॉडी वाला पोर्शन है, ये जो है ना, ये जो चेंज होता रहता है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, अगर सिक लीव है तो सिक लीव के हिसाब से, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क है तो उसके लिहाज से, अगर आपके पास कोई और इशू है उसके लिहाज से। और ये जो है इसका लोअर पोर्शन है तो ये भी जो है ना, ये और ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। हम जो है अंदर कोडिंग चेंज करते रहते हैं, यानी इसका एक स्ट्रक्चर है। इस अगर आपने उर्दू में एप्लीकेशन लिखनी है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर है। तो जब हमने सी का एक प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम राइट करना है, तो उसका एक अपना क्या है, स्ट्रक्चर है। तो यहाँ हम देख लेंगे उसका स्ट्रक्चर सी का। ये देखें, ये अब आपको क्लियरली नज़र आ रहा होगा, ये सी प्रोग्राम का एक स्ट्रक्चर है। आपने सबसे पहले इसको इसी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। जब इसको आप याद कर लेंगे ना, अब आप कहेंगे कि मैं आपको रट्टा लगाने के लिए कह रही हूँ, पर आप अगर इसको ऐसे याद कर लेंगे ना, फिर जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको इसके हर पोर्शन के इस्तेमाल का, मकसद का पता चलता जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ क्या चीज़ लगानी है, कहाँ क्या चीज़ नहीं लगानी। बट फॉर द बिगनिंग स्टार्ट के लिए आप इसको एज इट इज़ याद कर लें, और मैं आपको जो है इन सब का मकसद जो है ना, इस सब का जो है ना पर्पस बताती जाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है ये वाला पोर्शन जो इसके हेड में है, इसको हम कहते हैं हेडर सेक्शन, ठीक है। इसको हम लिंक सेक्शन भी कहते हैं और इसको हम हेडर सेक्शन भी कहते हैं। ये है हमारे पास हेडर सेक्शन और इसको हम लिंक सेक्शन भी कह सकते हैं, दो इसके नाम होते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली क्या मकसद होता है, आप जो भी फंक्शन यूज़ कर रहे होते हैं ना सी लैंग्वेज में, या हम जो भी काम करते हैं ना, हर काम को करने के लिए एक फ़ंक्शन चाहिए होता है हमें। तो उस फंक्शन और फंक्शन जो है फाइल्स के अंदर ऐड होता है। तो जिस फाइल का हम फंक्शन ऐड करने लगते हैं ना, उसको हमने यहाँ पे लिंक लाजमी करना होता है। अगर हम यहाँ पे उसको लिंक नहीं करेंगे तो वो फंक्शन काम नहीं करेगा। इसकी छोटी सी मिसाल ये है, जैसे अब आप लोग बोर्ड में एग्ज़ाम देने लगते हैं तो आपके पास जो है ना, आपकी रोल नंबर स्लिप ज़रूर होनी चाहिए। रोल नंबर स्लिप क्यों होती है, वो आपका लिंक होता है कि आप बोर्ड से अलहाक शुदा हैं और आप जो है लीगली पेपर दे रहे हैं। इसी तरह हम जो भी यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे ना, तो इसका हमने यानी कि प्रूफ ज़रूर रखना है कि हम इस फाइल से अलहाक शुदा हैं, रजिस्टर्ड हैं और हमारा कोई ना कोई मकसद है। ये कंपाइलर के लिए है, कंपाइलर इसे इस फाइल से लिंक करता है, ठीक है। तो आप जो भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे आउटपुट के लिए, इनपुट के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो उसका जो है आपने यहाँ पे हेडर सेक्शन के अंदर हेडर फाइल इंक्लूड कर देनी है, ठीक है। अभी आप फ़िलहाल इतना सा याद रखें कि जो फंक्शन हम यूज़ करते हैं ये उसकी फ़ाइल होती है जो यहाँ पे मौजूद होती है, उसका नाम यहाँ पे आ जाता है। कंपाइलर इस फाइल में जाके चेक कर लेता है कि ये फंक्शन लीगल है या नहीं है। सबसे पहला जो है हमारे पास इसका जो है सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर का एलिमेंट जो है वो है क्या है, हेडर सेक्शन है। दूसरा सेक्शन है हमारे पास वॉइड मेन सेक्शन, ठीक है। और इसको लिखने का यही तरीका है, हैश इंक्लूड, और यहाँ पे जो मैंने stdio.h लिखा हुआ है ये एक फ़ाइल का नाम है stdio.h। तो इसका सिंटैक्स क्या होगा हमारे पास, हमने कोई भी फाइल लिखनी है तो हमने हैश
इंक्लूड लाजमी लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इन एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हम फाइल का नेम राइट करेंगे। क्लियर? ये हेडर फाइल इंक्लूड करने का तरीका है। उसके बाद वॉइड मेन सेक्शन होता है। वॉइड मेन क्या होता है? हमारे पास मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हम सारी कोडिंग करते हैं, ठीक है। वॉइड मेन सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होता है जिसके अंदर हमने सारी कोडिंग करनी है। जैसे एप्लीकेशन के अंदर हम जो भी अपना मटेरियल लिखते थे इस रिस्पेक्टेड सर के बाद लिखते थे ना, तो यहाँ पे हमने जो भी अपनी कोडिंग करनी है ना, इस वॉइड मेन के बाद हमने अपनी कोडिंग करनी है। इसके अंदर जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो चेंज होती रहेंगी, लेकिन बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद बॉडी आ जाती है मेन की। किसी भी चीज़ की बॉडी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे सी लैंग्वेज के अंदर ये वाली दरमियानी ब्रैकेट जो है, और इसे जो है कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, कर्ली ब्रेसेस या दरमियानी ब्रैकेट जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो हमने कोडिंग करनी है वो यहाँ पे हमारे पास स्टेटमेंट्स के अंदर आ जाती हैं बेसिकली। यानी कि सी के जो है हमारे पास सी प्रोग्राम के 3 स्ट्रक्चर होते हैं, 3 एलिमेंट हैं। फर्स्ट वन इज़ हेडर फाइल, सेकेंड वन इज़ मेन फंक्शन एंड थर्ड वन इज़ बॉडी ऑफ मेन फंक्शन, ठीक है। बॉडी ऑफ मेन फंक्शन ये, अब आप लोग इसे जो है याद कर लेंगे। इनका पर्पस मैंने बता दिया। यहाँ पे हम फाइल्स ऐड करते हैं जो फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। वॉइड मेन फंक्शन जो है एक मेन फंक्शन है जहाँ पे हम लोग सारी कोडिंग करेंगे। बिल्कुल ये इसी तरह जैसे एक जो है ना स्टेज है, स्टेज के ऊपर आपने सारा काम करना है, यानी एक इवेंट है और इवेंट के स्टेज पे हम लोग सारा काम करते हैं, पहली परफॉर्मेंस, दूसरी परफॉर्मेंस, तीसरी परफॉर्मेंस। तो आप वॉइड मेन समझ लें एक मेन स्टेज है जहाँ पे सारी कोडिंग होगी, ठीक है। मेन इसके वॉइड मेन के अलावा भी हम फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन वो हम फर्दर देखेंगे। फिलहाल एज ए बिगनर आपको सिर्फ इतना ही याद रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट वन इज़ हेडर फाइल, सेकेंड वन इज़ मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर मेन की बॉडी। और आहिस्ता आहिस्ता जो है हम लोग जैसे जैसे मूव करते जाएंगे इसके अंदर हम एडिशन करते जाएंगे कि हम कौन सी चीज़ कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपको समझ भी आसानी से आती जाएगी। आई थिंक आपको जो स्ट्रक्चर है इसका सी प्रोग्राम का वो क्लियर हो गया। ये आपने एज इट इज़ याद कर लेना है। आपने कोई भी प्रोग्राम करना है ना, ये चीज़ें तो आपने ना लाजमी बनानी है। ये हेडर फाइल, वॉइड मेन और ब्रेसेस, बाकी जो कोडिंग है ना वो हमेशा चेंज होती रहेगी एज रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोग्राम। अब हम यहाँ से रीडिंग कर लेते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहला जो है एलिमेंट लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम्स इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते हुए वी मेक एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फंक्शंस। हम फंक्शंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं दैट आर ऑलरेडी डिफाइन इन लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होते हैं। बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन, लेकिन उनको इस्तेमाल करने से पहले वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड। हमें उन फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है जिन फाइल्स के अंदर इन्हें डिफाइन किया जाता है। दीज फाइल्स आर कॉल्ड हेडर फाइल्स। ये फाइल्स क्या कहलाती हैं? हेडर फाइल्स कहलाती हैं। अगर हेडर फाइल की अकेली भी डेफिनेशन आ जाती है तो आप लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक करना है। ये है हेडर फाइल की डेफिनेशन, ठीक है। लिंक सेक्शन अभी तक एंड नहीं हुआ, लेकिन अगर सिर्फ अकेली डेफिनेशन आ जाती है तो आप लोगों ने ऐसे करना है। उसके बाद है वी इंक्लूड दीज फाइल्स इन आवर प्रोग्राम बाय राइटिंग द इंक्लूड स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ द प्रोग्राम। आपने अपने प्रोग्राम के टॉप के ऊपर इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करते हुए, हैश इंक्लूड कीवर्ड यूज़ करते हुए आप इन स्टेटमेंट्स को इन फाइल्स के नाम को ऐड कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारे पास सिंटैक्स है हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने का। सिंटैक्स क्या होता है, हम पहले पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा है। सिंटैक्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को लिखने का, काम करने का असूल या फिर ग्रामर, यानी कि ये इस तरीके से ही लिखा जाता है। इसके अलावा अगर हम कोई और तरीके का अख्तियार करेंगे तो हमारे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। Here header file name can be the name of any header file. In the above example we have included the file stdio.h that contains information related. आपने ना सिर्फ यहाँ तक करना है, ठीक है। जब आपका क्वेश्चन आएगा ना लॉन्ग,
आपने हेडर सेक्शन तक ना ये यहाँ पे हेडर फाइल्स की डेफिनेशन और इसका सिंटैक्स, ठीक है, ये करना और कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे क्या मेंशन किया गया। हमने जो लिखी थी ना फाइल्स, ये देखें stdio डॉट ये वाली, ये इसके बारे में बता रहा है कि ये क्या है। कहते हैं ये जो फाइल है इस फाइल के बारे में बता रहा है। तो बहुत सारी फाइल्स हैं और बहुत सारी फाइल्स की हम डिटेल कर सकते हैं। अगर आपने इसे एज अ एग्जांपल इंक्लूड करना है यू कैन ऐड। अगर आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन लिखने की और आपको पता है कि आप विद इन टाइम कंप्लीट कर सकते हैं, आप इस एग्जाम्पल को ज़रूर ऐड करें। इट्स रियली गुड फॉर यू एंड फॉर योर मार्क्स। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड को जो है कम कर देता है तो इतना इनफ है, हेडर फाइल की डेफिनेशन और उसका सिंटैक्स क्लियर हो जाता है इस पोर्शन का जो है ना, इसकी डिटेल। कहता है इन above example 1.2 we have included the stdio.h that contains information related to the input output function। हम जो input output function यूज़ करते हैं ना, printf और scanf, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन होती है। मैनी अदर हेडर फाइल्स ऑल्सो अवेलेबल, कहता है और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल math.h कंटेन्स ऑल प्री डिफाइंड मैथमेटिकल फंक्शंस। अगर आप कोई मैथमेटिकल फंक्शन यूज़ करते हैं तो हम math.h ऐड करेंगे। हम कुछ करें या ना करें, हम printf और scanf यानी इनपुट आउटपुट फंक्शन तो हम लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो stdio.h तो हमने लाजमी इस्तेमाल करनी है। उसके अलावा अगर हम कोई फंक्शन ऐड करते हैं या स्किप करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपनी हेडर फाइल्स को ऐड कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है मेन सेक्शन यानी वॉइड मेन। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन फंक्शन। इसके अंदर क्या आता है, मेन फंक्शन आता है, ये वाला, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेन फंक्शन। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन अ मेन फंक्शन एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एग्जीक्यूशन। हर सी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन ज़रूर होता है, ये ही स्टार्टिंग पॉइंट है एग्जीक्यूशन का, ठीक हो गया। उसके बाद है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मैंने बता दिया था द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज़ इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। ये मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉडी जो है करली ब्रेसेस के अंदर इनक्लोज होती है। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज करली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। जितनी भी स्टेटमेंट उसके अंदर लिखी जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। इन द अबव प्रोग्राम, कहता है जो अबव प्रोग्राम दिया गया है, द स्टेटमेंट प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजेज अ प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ टू डिस्प्ले द स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। We can also create other function in a program, use them inside the body of the main function। तो हम देख लेते हैं, ये फिगर 1.2 है इधर, जिसके बारे में ये बार बार, ये है जी, ये रहा। ये सिंपल सा इसने जो है ना एक प्रोग्राम बनाया जो मुझे लगता है आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ। सबसे पहले उसने सिंपली जो है एक हेडर फाइल इंक्लूड की है stdio.h। कोई फाइल इंक्लूड हो या ना हो ये लाजमी आएगी। उसके बाद हम जो है इसका मेन फंक्शन यूज़ करेंगे, दैट इज़ वॉइड मेन। ये हमने लाजमी लिखना है, यानी कि हम कुछ लिखें या ना लिखें ये चीज़ हमने लाजमी करनी है, क्लियर, ये चीज़ हमने लाजमी करनी है। उसके बाद उसने सिर्फ एक जो है ना यूज़ किया है फंक्शन, दैट इज़ प्रिंट एफ, और उसका सिंटैक्स कुछ ऐसे है, इसमें हमने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड। ये किस तरह लिखा है, डबल कोटेशन क्यों लगाई है, सेमी कॉलन क्यों लगाया है, आगे हम सब कुछ पढ़ेंगे। सिर्फ एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया जो यहाँ पे बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, नज़र नहीं आ रहा, बुक के अंदर भी नज़र नहीं आ रहा, ब्लर हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को ख़ुद से लिख के दिखा दूँ कि अगर आप इन केस लिखना चाहते हैं तो ये आप जब ये वाला करेंगे ना क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करेंगे ना तो आप पहले ये छोटा सा प्रोग्राम बना लेंगे ताकि आप हर चीज़ का हवाला दे सकें। और इसको हम नाम दे देते हैं फिग 1.2 ही कर लेते हैं, क्लियर है। फिर इसका जो हवाला है ना फिर समझ आ जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा या कुछ रह गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को ज़रूर उसका जवाब दूंगी। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और अगर कोई आपको बात नहीं समझ आती, इस लेक्चर में कुछ भी कंफ्यूजिंग लगा, मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ भी इसके अंदर कंफ्यूजिंग है, कुछ और थोड़ा सा एलेबोरेट होना चाहिए था या डिटेल बतानी चाहिए थी, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को ज़रूर जवाब दूंगी। अगर कमेंट सेक्शन में जवाब दिया जा सका तो उधर ही दे दूंगी, अगर नहीं दिया जा सका, डिटेल चाहिए हुई तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगी। अगले लेक्चर इंशाल्लाह कल आएगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।